हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड फ्रेंड्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआरडी स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पिछली सीरीज में या फिर हम कह सकते हैं पिछली वीडियो में हमने एआरडी स्कीम्स के अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम अराउंड 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो टोटल ये 50 क्वेश्चंस हो गए। एम ये किया गया था कि इन इस क्वेश्चंस के थ्रू आपकी स्कीम समराइज हो जाए। तो लास्ट टाइम हमने समरी भी साथ में डिस्कस की थी, वो आप वीडियो जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बट अगेन पीडीएफ से ज्यादा ऑप्शन हम जब वीडियो देखते हैं तो होता है। अगेन आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा अगर आपने पढ़ा है तो पीडीएफ भी आपको इजीली रिवाइज करा देगी, अदरवाइज आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कल हम एक स्पेशल सेशन करेंगे फॉर द एआरडी, ईएसआई एंड जीए, जिसमें 100 क्वेश्चन एआरडी के, 100 ईएसआई और 50 क्वेश्चन जीए के रहेंगे। उसमें भी आप ज्वाइन कीजिएगा सो दैट कि आपका कंप्लीटली एक सेशन में सारी चीजें कवर हो जाए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो पेड स्टूडेंट्स हैं, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो जो एआरडी समरी मॉड्यूल्स हमने दिए हैं, सिंगल पीडीएफ है वो। सिमिलरली ईएसआई में भी सिंगल पीडीएफ हमने दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं समरी वाले, वो आप जरूर अटेम्प्ट करके जाए। उतना भी अगर आप करेंगे और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप जो लाइव क्लासेस हमारी हुई हैं 17 ऑफ जुलाई के बाद से, उनको थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी ये कुछ चीजें तो हैं जो आपको करके जानी है, जो कि समरी मॉड्यूल्स में है। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर इज द टैगलाइन फॉर विच स्कीम। सो बहुत सारी स्कीम्स हो गई हैं जिनकी टैगलाइन वन या वन टाइप की है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन सीजन वन प्रीमियम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वन नेशन वन मार्केट, ई नैम। तो इस टाइप की टैगलाइंस हैं, ये जरूर याद रखिएगा, नाबार्ड में से पूछी जाती हैं। अभी पूछा गया कि ये किस स्कीम की, ऑप्शंस आपके पास हैं। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो साथ में कोशिश करें कि आप खुद से इसको आंसर करें। आप उसको पॉज कर सकते हैं और फिर अपना आंसर कर सकते हैं, फिर देखिए कि आपका आंसर सही था या गलत था। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके जो 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो पहला जो इसका सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ओके, जन औषधि केंद्र, अगर जन औषधि परियोजना लिखा होगा तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना परियोजना है। ये न्यूज में क्यों थी? न्यूज में होने का इसका कारण अभी ये था कि गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी की। उसमें ये कहा गया कि जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपनी, वो एक सिंगल ब्रांड नेम से मार्केट में आएंगी और जो ब्रांड नेम होगा भारत। तो जो मेन 4 फर्टिलाइजर हैं, जो सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर हैं, यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके, तो ये भारत के नाम से आएंगे। और सभी प्रोड्यूसिंग कंपनी, चाहे वो इफको है, चाहे एनएफएल है, चाहे कोई और है, वो इसको भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके के नाम से लिखेंगे। इनको 2/3 जो पार्ट है बैग का, उसके फ्रंट में ये सारी चीजें मेंशन करनी है, और जो नीचे का 1/3 पार्ट है उसमें वो अपना ब्रांड नेम या फिर प्रोड्यूसिंग कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। सो ये दिस इज अ फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम नेम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। इसके अंदर ये 4 कंपोनेंट है, या फिर हम कह सकते हैं 4 टाइप के फर्टिलाइजर है भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी एंड भारत एनपीके। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फर्टिलाइजर इसमें है। तो यूरिया, डीएपी, एमओपी एंड एनपीके है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कभी कभी कंपोजिशन पूछ लिया जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो यूरिया में आपको पता है, देखिए बैग में भी मेंशन किया रहता है कि 46% नाइट्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे 1846 का कंपोजिशन है, यहाँ पे 60 का है, यहाँ पे 10, 26, 26 का कंपोजिशन है। और ये बैग की अगर बात करें तो ये 45 केजी का बैग होता है, जबकि बाकी बैग्स का वेट जो होता है ये 50 केजी होता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम द एनरोलमेंट अंडर पीएम किसान पॉइंट। जो पीएम किसान स्कीम है, उस अगर आप इन सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे या फिर इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो आप इसको अगेन पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। ये यहाँ पे 4 पॉइंट जो दिए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ये पॉइंट करेक्ट नहीं है। फार्मर्स कवर्ड अंडर द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ द ऑपरेशनल गाइडलाइंस आर पार्शियली एलिजिबल। तो वो पार्शियली नहीं है, वो इनएलिजिबल होते हैं। जो एक्सक्लूजन कैटेगरी में है या फिर जो एक्सक्लूडेड है, वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है स्कीम में। बाकी ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट फ्रॉम फॉर ई-नेम। तो ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप इसमें सही क्वेश्चन आप डिटेक्ट कर पाते हैं, सही ऑप्शन डिटेक्ट कर पाते हैं, तो मतलब आपका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है ई-नेम के काफी अच्छे से कवर है। अभी पूछा गया इनमें से क्या सही है। पहला आप देखिए, नेशनल ई मार्केट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट सेल ट्रांजेक्शन एंड प्राइस डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर्स, बायर्स एंड कमीशन एजेंट्स बाय स्टेट अथॉरिटीज विद प्री कंडीशन ऑफ फिजिकल, तो कोई प्री कंडीशन नहीं है। ई-नेम का मकसद ही है कि ये जो मंडी वाला सिस्टम है, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत ना रहे, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, तो ऑनलाइन वाले, तो ये गलत हो गया। वन लाइसेंस फॉर अ ट्रेडर वैलिड अक्रॉस 5 मार्केट, तो 5 मार्केट नहीं, वो सारी मार्केट्स में ही एलिजिबल होता है। हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी टेस्टिंग एंड कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन एवरी स्टेट मार्केट। फिर एवरी स्टेट मार्केट का क्या मतलब रह गया, मतलब जो अगर हम कह रहे हैं कि कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर्स, तो अगर कॉमन वो पैरामीटर्स तभी होंगे जब वो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। अभी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उत्तराखंड के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लिया गया, उत्तर प्रदेश में वो रिजेक्ट हो जाए, तो फिर वो कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी अगेन करेक्ट है। देन सिंगल पॉइंट लेवी एट सिंगल मार्केट फीस ऑन द एवरी होलसेल परचेज फ्रॉम द फार्मर, तो सिंगल पॉइंट लेवी नहीं, सिंगल पॉइंट लेवी है केवल एंट्री के पॉइंट पे, और वो भी केवल एक ही बार होगी। ऐसा नहीं है कि होलसेल प्रोडक्ट जितने बार मार्केट में जहां जहां एंटर होगा उतने बार वहां से लिया जाएगा। सो सिंगल पॉइंट एंट्री है, तो केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये आपको देखना था कि आपका इसमें से कौन सा सही हुआ। देन which one of the following is correct as far as benefits of e-NAM with APMCs are concerned? सो ये आपको बताना है कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो एपीएमसीज के लिए हैं ई-नेम की वजह से। तो पहला है फ्री सॉफ्टवेयर फॉर द सिस्टम इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, तो ये तो सीधी सी बात है, ऑनलाइन होगा तो। देन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड, क्योंकि ऑनलाइन है तो सारी चीजें इन्फॉर्म करना या फिर इंफॉर्मेशन मिलना बहुत इजी हो जाएगा। रियल टाइम प्राइस अराइवल, एनालाइज प्राइस ट्रेंड्स, अराइवल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज, या फिर ये सारी ही, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। Then next question is which one of the following is not correct as far as benefit of related stakeholders are linked? तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनके यहाँ पे बेनिफिट्स मेंशन किए हैं, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है। तो आप इसको यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, एक बार ये सारे ऑप्शंस पढ़िए और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जैसे अभी हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वाला डिस्कस किया था, वैसे ही इसमें भी आपको ढूंढ के निकालना है, और आई होप कि आप इसको बिना गलती के निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज केसीसी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज कैन बी एक्सटेंडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? किस किस कैटेगरी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है? ओके तो लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट था। केसीसी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप देखेंगे तो पहले क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाता था, मतलब अगर किसान के पास खेती के लिए जमीन है और उसको एग्रीकल्चर करना है, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो केसीसी ले सकता था। देन 2018-19 के बाद से गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दिस फैसिलिटी टू एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज फिशरीज फार्मर। सो मिल्क कैटल के लिए भी, फिश फार्मिंग सबके लिए है। देन निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, तो ENWR चाहे NWRs हैं, तो इसके लिए भी ये रहता है। ये होती क्या है बेसिकली कि वेयर हाउस में अगर किसी ने अपना कुछ प्रोड्यूस रखा है, तो उसको जो रिसीट मिली है उसके बिहाफ में अगर वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है, केसीसी लेता है, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल है केसीसी लेने के लिए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बिहाफ में दी गई है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हियर। Then in which of the following options are not correlated with each other? तो कौन से कोरिलेटेड नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्रीकल्चर में। अगर इरिगेशन है तो बहुत लेवल तक जो हम रिस्क है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, है ना। रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इरिगेशन के बेस पे ही रिस्क होता है। और आप सभी ने उसमें पढ़ा था जब हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डिस्कस किया था, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में भी हमने कैसे क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें डिपेंडेंसी किस पे है, टोटली रेनफॉल पे, वहां पे इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है। मतलब हम प्लांट के अकॉर्डिंग, प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी इरिगेशन दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बारिश पे ही निर्भरता है। तो वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, वहां पे भी हमने इसको डिस्कस किया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहला इसमें आप देख सकते हैं एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये इसका पहला कंपोनेंट है AIBP। सो मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो AIBP में ही कवर होते हैं। हर खेत को पानी, माइनर इरिगेशन, ये भी ठीक है। माइनर इरिगेशन का एम ही ये है कि कन्वेंस करना, मतलब कन्वेंस प्रोवाइड करना वाटर को फ्रॉम सोर्स टू
सिंक या फिर सिंक हम किसको कह रहे हैं, फील्ड को कह रहे हैं, वाटर का सोर्स है, हर फील्ड तक पानी जाना चाहिए। देन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम, अगेन ये भी ठीक है। वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट एज वेल। देन माइनर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सो अभी हमने डिस्कस किया कि माइनर इरिगेशन किससे रिलेटेड है, हर खेत को पानी से, मतलब माइनर इरिगेशन का क्या कंपोनेंट है, हर खेत को पानी। और स्प्रिंकलर इरिगेशन किस चीज के लिए है, प्रिसीजन इरिगेशन के लिए। तो ये वाला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो किसके अंदर आता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर। और माइनर इरिगेशन का क्या एम है कि टू प्रोवाइड द वाटर कन्वेंस टू ईच एंड एवरी फील्ड। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे ठीक है। द नेक्स्ट, द वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स अंडर द वाटरशेड डेवलपमेंट आर डन बाय विच मिनिस्ट्री अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये पूछा गया कि वाटरशेड डेवलपमेंट का कंपोनेंट किसके अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये हमने वाटर जब रूरल डेवलपमेंट भी पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन लिया था, तब भी ये हमने डिस्कस किया था कि अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है तो सबसे पहला जो वर्क होता है वो होता है वाटरशेड डेवलपमेंट। तो वाटरशेड डेवलपमेंट, या इसको आप ऐसे सिनोनिम याद कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट। तो दिस इज द फीचर बाय, या फिर दिस इज द स्कीम बाय, कंपोनेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द एम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना, सो PKVY, अगेन ये सब कंपोनेंट है नमसा स्कीम का, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये पूछा कि व्हाट इज द एम, तो इनमें से एम क्या है, ऑप्शन आप देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न साइंस। तो ठीक है, ये बात ठीक लगती है, क्योंकि परंपरागत कृषि विकास योजना का आप देखेंगे तो ये किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। देन टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, बिल्डअप रिसोर्स कंजर्वेशन, ये भी ठीक है। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड दस hereby help in production of healthy food through organic practices without the use of agrochemicals। so यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही, मतलब आपको मेजरली देखना है परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारे नेचर में भी और हमारी सॉइल में भी सभी की जो कंडीशंस है वो हेल्दी होती है, तो वो वाली फर्टिलिटी रिलेटेड कंसर्न भी यहाँ पे रखने हैं। Which one of the following is not the objective of PMMSY? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च हुई थी, इसमें कौन सा इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको बताना है। और तो ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, आप एक बार ऑप्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन ठीक है, टू ब्रिंग ब्लू रिवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर, ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है ही। टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, ये भी है। टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड टेक्निकल नो हाउ, ये दिस इज इनकरेक्ट। और यहाँ पे ये जो आंसर होगा वो यही होगा, टेक्निकल नो हाउ। ये बहुत बेसिक सी चीज है कि टेक्निकल नो हाउ या फिर हमको टेक्निकल गाइडेंस देनी है कि फार्मर को कैसे फिशिंग करनी है, सो ये उसका मेजर एम नहीं है। तो द कंट्रीब्यूशन सेक्टर टू एग्रीकल्चर जीवी, ये इसका टारगेट है। अगर आप इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव को 3 पॉइंट्स में याद करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। पहला है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। दूसरा है जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, सो दैट कि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़े। और थर्ड है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा डेवलप करना और एस्टेब्लिश करना, सो दैट कि एक्सपोर्ट करके भी हम इनकम जनरेट कर सकें। तो बाकी फैक्टर उसी से रिलेटेड है, केवल ये फैक्टर है जो यहाँ पे रिलेट नहीं करता है। देन द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 12 जुलाई 2022। तो कौन सा इस फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया गया, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताइएगा इसका आंसर। हालांकि इसका आंसर तो अभी आपको पता चल ही जाएगा, कमेंट बॉक्स पे आंसर नहीं लिखना है। ये 1982 में आया था, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, कौन सी कमिटी थी। और ये बताइएगा कि जब ये आरबीआई के अंडर था तब इस डिपार्टमेंट का क्या नाम हुआ करता था। जब ये नाबार्ड आरबीआई के अंडर था तो इसका क्या नेम था, ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। सो 12 जुलाई 2022 को इसका 41st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीस कुरियन इज रिमार्क्ड एज नेशनल मिल्क डे एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, न सिर्फ नेशनल मिल्क डे होने की वजह से, बल्कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस डे भी है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। सो ये बर्थ एनिवर्सरी होती है वर्गीस कुरियन साहब की, जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन जिन्हें हम कहते हैं। और व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है,
ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड, या फिर ऑपरेशन फ्लड को ही हम व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था। थर्ड जो वर्ल्ड फूड प्राइज था वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही दिया गया था इन द ईयर 1989। आपको कमेंट बॉक्स पे ये बताना है कि इस साल 2022 में जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो किसे दिया गया है। ओके, देन नेशनल पंचायती राज दिवस या डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है? सो 24th ऑफ अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। एंड हर साल इसमें कोई ना कोई एक अच्छी स्कीम रिलीज की जाती है या फिर लॉन्च की जाती है। इस बार 24th ऑफ अप्रैल को जो स्कीम लॉन्च की गई उसका नाम था मिशन अमृत सरोवर, जिसको हमने एक दिन एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो एक क्वेश्चन वहां से हो सकता है, उसको जरूर पढ़ के जाए। Then Government of India under the leadership of the PM Modi announced about the PM Kisan in budget 2019-20 launched by Piyush Goyal. The scheme was announced on. तो देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी है, the scheme was announced on, और बोला क्या है कि कब अनाउंस की गई थी? बजट में। तो बजट कब अनाउंस होता है? 1 फरवरी को। तो ये याद रखना है। इससे रिलेटेड 3 डेट्स हो सकती हैं, जैसे कि ये कब से इफेक्टिव थी। तो ये जो स्कीम थी ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में लाई गई 1 दिसंबर 2018 से, कई बार हमने ये डिस्कस किया है। और ये जो अनाउंस की गई थी बजट में तो वो 1 फरवरी। और अगर लॉन्च डेट की बात की जाती है, जो स्टेज से लॉन्च होता है, वो 24 फरवरी को किया गया था 2019 में फ्रॉम द गोरखपुर बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। देन पर मोर क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप जनरली लिखा जाता है, इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो टैगलाइन से बहुत प्यार है नाबार्ड को, आपसे कोई ना कोई स्कीम की जो भी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड है टैगलाइन पूछी जाएगी। लास्ट ईयर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। सिमिलरली ये पूछी जा सकती है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप किसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की देखेंगे तो 1 सीजन 1 प्रीमियम इसकी टैगलाइन है। देन Which of the government scheme aims to promote commercial organic production through the certified organic farming? तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया, परंपरागत कृषि विकास योजना इज द करेक्ट आंसर। Then next question is the conversion period for organic farming under the PKVY is, तो 1 year, 2 year, 2.5, 3 and 5 year, तो करेक्ट आंसर 3 year है। अभी कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई फार्मर है, वो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था, कन्वेंशनल फार्मिंग करता था, जिसमें कि उसने यूरिया भी डालना है, डीएपी भी डालनी है, एमओपी भी डालना है, और उसके अलावा जब उसमें इंसेक्ट अटैक, डिजीज का अटैक है तो वो पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड उसमें यूज कर रहा है। अगर उसको स्विच करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हम कैसे कहेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है? तो पहले तो उसको केमिकल का यूज करना नहीं है जब से वो प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा उसको सर्टिफाई, क्योंकि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उसको सर्टिफाई करती है सर्टिफाई की एजेंसी, तो वो सर्टिफाई उसको तब करती हैं जब वो 3 ईयर, इनिशियल 3 ईयर में कुछ भी उसको कोई भी केमिकल यूज नहीं करेगा और बिना केमिकल के ही वो ग्रो करेगा। तो 3rd ईयर के बाद से उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होंगे। तो वो जो इनिशियल कन्वर्जन पीरियड है, मतलब केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफाइड होने में 3 साल तक का टाइम लगता है, जिसके लिए सब्सिडीज भी दी जाती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड की टैगलाइन क्या है? ये तो आप सभी को पता, अभी हमने डिस्कस किया, स्वस्थ धरा खेत हरा, हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म्स। फुल फॉर्म ऑफ आर्या इज, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट में भी ये आती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी हम पढ़ते हैं, और साथ ही साथ एआरडी का ये पार्ट है। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, तो ये है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, सो दिस इज द फुल फॉर्म। देन मेरा गांव मेरा गौरव लॉन्च ऑन 25 जुलाई 2015, थोड़ी सी पुरानी स्कीम है, नहीं पूछी जाएगी, बट ये पटना में लॉन्च हुई थी। Then as per the scheme formation and promotion of FPOs, how many FPOs are envisaged to be created in the period from 2019-20 to 2023 and 24? तो कितने FPOs का टारगेट लिया गया है? तो ये तो हमेशा उसकी स्कीम में साथ ही लिखा रहता है, और इसीलिए मैंने हमेशा आपसे कहा भी है कि जो लैंडमार्क चीजें हैं या फिर जो स्पेसिफिक फोकस की जाती हैं, जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस, तो इस टाइप की चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 10,000। देन नेक्स्ट, ये आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे तो उसको आप देख सकते हैं, बाकी कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया है। देन व्हाट इज द टारगेट फॉर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
पीएमएफएमई स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट लेकर आई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये इसमें से कौन सा इसका टारगेट है ये पूछा गया है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एफपीओस के लिए था, उसका आंसर था कि 10,000 एफपीओस को सेटअप करना है। यहाँ पे क्या है, स्कीम एम्स, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, एम्स टू सेटअप अपग्रेड, सेटअप भी है और अपग्रेड भी, ऐसा नहीं कि नए माइक्रो एंटरप्राइजेस यूनिट्स को ओपन करना है। 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर एंटरप्राइजेस फ्रॉम द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये पीएमएफएमई का एम एंड टारगेट है। पीएमएजीपी स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है, सब्सिडी बेस्ड कंपोनेंट है इसका। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से किस मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये पूछा जाता है। देन जल ही जीवन इज वाटर कंजर्वेशन स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो जो जल ही जीवन वाटर कंजर्वेशन किस स्कीम स्टेट का है, कभी कभी इस टाइप के पूछ ले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो जुलाई के मंथ में कुरुक्षेत्र मैगजीन का इशू था वो वाटर रिसोर्सेज पे था। एक बार उसको आप रीड कर सकते हैं, हमने उसकी समरी भी यहाँ पे अपलोड की थी तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी ये आप एक बार देख सकते हैं। एनपीओपी स्टैंड फॉर, तो जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात की थी ना कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है, तो उसके लिए सर्टिफाइंग एजेंसीज या फिर ऑर्गेनिक एजेंसीज होती हैं जो उसको सर्टिफाई करती हैं। तो एनपीओपी भी है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए देखती है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीओपी। देन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, तो ये तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हमने पहले भी इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने कमेंट में भी क्वेश्चन पूछे थे बट स्टूडेंट ने उसमें काफी गलत भी किए थे, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। मैंने जहां तक हो सका उसमें ट्राई किया था आपको आंसर करने का। तो इसमें पूछा गया कि was launched in 2006 with the sum of the objective in consideration which of the following does not belongs to the objective of MISS। तो आपको ये पढ़ना है। टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन, ठीक है। फार्मर कैन अवेल द कंसेशनल क्रॉप लोन्स अप टू 3 लाख एट 7%, ये भी ठीक है। एन एडिशनल सबवेंशन ऑफ 3% ऑन पीआरआई, ये भी ठीक है। टू प्रोवाइड द रिलीफ, ये सारी चीजें 2% इज प्रोवाइडेड टू बैंक्स फॉर द फर्स्ट ईयर विच इज एक्सटेंडेड टू द 3 ईयर इन केस ऑफ कैलेमिटीज। Fifth option is incorrect here, providing financial support to farmer suffering crop loss। ये किसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। ओके, ERAKAM was launched with the objective, तो जैसे ई नेम थी वैसे ERAKAM भी थी, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। तो ये एक इनिशिएटिव है बेसिकली। तो ये was launched with the objective, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लॉन्च किया गया। सो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन क्वायर उद्यमी योजना वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। तो ये आपको बताना है, ये आप देख सकते हैं और ट्राई कीजिए कि जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो कौन से मिनिस्ट्रीज हैं वो भी आप देखें, क्योंकि एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था। कभी कभी मिनिस्टर्स के नेम भी पूछे जाते हैं, 2019 और 2018 में भी पूछा गया था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग का भी पूछा जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से पूछा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज को पता होनी चाहिए। देन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। तो AIF का क्या ड्यूरेशन है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो जब लॉन्च की गई थी तो ये 10 ईयर की गई थी। 2020 अगस्त में ये रिलीज की गई थी या लॉन्च की गई थी 9 अगस्त को 2020 में कोविड के टाइम पे। बट लास्ट ईयर इसको एक्सटेंड करके 13 ईयर कर दिया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13 ईयर। ओके, तो ये स्कीम अब 13 ईयर के लिए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next and final question is the share of agriculture and allied sector in total GVA in 2021 and 22 according to the economic survey। लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा 18.8% है, 20.2% 2020 एंड 21 के लिए था, उसके बाद से कम हुआ है 18.8% एज ऑफ नाउ है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें ठीक करेंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने स्कीम से रिलेटेड डिस्कस की। इसके अलावा कल हम एक सुपर सेशन करेंगे जिसमें हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज है उसमें या फिर जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें मैंने आपको बताई, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है एटलीस्ट आप वो तो पढ़िएगा लास्ट टाइम पे, वो आपको रिवाइज करने में भी काफी हेल्पफुल होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड।